ए वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आप हमसे मिल ही गए हैं, कितने दिनों के बाद, कितना लंबा इंतजार करवाने के बाद आज आप लोग मिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? इतना लंबा इंतजार कब से इंतजार कर रहा हूं। हैप्पी रथ यात्रा सभी को, हैप्पी रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। वेरी गुड इवनिंग रिया, मोहम्मद इरफान, यतेंद्र, संजय, रणवीर, प्रियांशी, अर्पित, दिव्यांश, सुधीर, खुशी, वर्मा, इशिता, अश्विनी, धीरज, अंकिता, गुड़िया, नंदिनी, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं कहाँ चला गया था? अरे मैं तो खुद ही ढूंढ रहा था आप लोगों को, कहाँ थे आप लोग? वेरी गुड। अरे वेरी गुड वेरी गुड। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बहुत सही। तो शुरू करते हैं आज। मतलब इन सही मायने में कहा जाए तो आज इकोनॉमिक्स का रियल में फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो आज से कम 10 दिन पहले हुआ था, और उस दिन केवल इंट्रोडक्शन था। तो जो विद्यार्थी लास्ट लेक्चर में थे तो भी ठीक है, नहीं थे तो भी ठीक है, क्योंकि वापस से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें बतानी होंगी और वहीं से हमको शुरू करना भी होगा, है ना? तो यहीं से हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स को आपके लिए। जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में, और बहुत सारी बातें आपके साथ में आज करने वाले हैं, ठीक है ना? आइए, तो सेशन की शुरुआत में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इकोनॉमिक्स चल रही है, और इकोनॉमिक्स के सेशन में बहुत सारी बातें आप सबसे करनी है। हाँ जी, आपको बहुत सारे फीचर्स दिख गए हैं, आपने भर भर के रेज हैंड में रेज भी कर दिया है। चक्कर ये है कि हम रेज हैंड में रेज तो ले लेंगे, लेकिन इतने सारे बच्चों के रेज हैंड है कि अगर हम ले लिए तो भैया मतलब पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। तो ये मतलब फीचर हमारे लिए बना नहीं है, ठीक है? हाँ, तो हम केवल चटियाने वाला ऑप्शन ही यूज करेंगे। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। केवल चटियाइए जरूरत भर का, अदरवाइज पता चले कि रेज हैंड में हम ऑडियो क्लिक कर दिए बातचीत करने के लिए और लगे कि हम पूरा पूरा घंटा उसी में निकाल दिए। ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो एक दिन हो, हाँ ये हो सकता है कि एक दिन भर के केवल उसी के लिए रखा जाए। हाँ, कभी मतलब वंस इन ए ब्लू मून कभी ऐसा हो कि हाँ ऐसा करना हो तो कर लेंगे, है ना? हाँ, फीचर अच्छा है पर हमारी क्लास के लिए नहीं है ये फीचर, क्योंकि हमारी क्लास में अभी हम अगर गिनाएं कि हमारे पास रेज हैंड में कितने लोग हैं, तो शायद 150 से ऊपर लोग रेज हैंड में जा चुके हैं। अब हम किससे बतियाएं बताइए आप, है ना? ये अच्छा है कि हम बातचीत करने का ऑप्शन है इसमें। आइए, तो फिलहाल के लिए हमने चैट के माध्यम से ही आप सबसे बहुत सारा प्यार ले लिया है और सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस समय लाइव हैं उन सबसे कहना हमारा यही है कि आप लोगों को आज के इस सेशन में जो कंटेंट दिया जा रहा है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बढ़िया से आप रीडिंग लगा सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था है, उसे पढ़ने का निर्णय लिया था अंतिम लेक्चर में। बहुत सारी बातें सीखनी है, बहुत सारी बातों में हमने अंतिम लेक्चर जो इसी सीरीज का हुआ था उसमें आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली पढ़ते क्यों हैं, इसमें किस चीज के बारे में बात की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, समाजवादी खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्लान्ड अर्थव्यवस्था, मिक्स अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बातें हम इस चीज के अंदर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो शब्द है माइक्रो और मैक्रो, इनके बारे में भी हम सबसे पहली चर्चा करते हैं और उसके बाद में आगे की चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी है और इन बेसिक जानकारी के अंदर आपको कुछ बातें बतानी है। हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो सेशन आप देख रहे हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, प्लान्ड और मिश्रित, ये चूंकि आज आप लेक्चर नंबर 2 में है, लेक्चर नंबर 1 में मैं ये सारी बातें सिखा चुका हूं। इन सब के बारे में बात करेंगे और यहां से आगे ये मनी बिल, ट्रेजरी बिल ये क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसी प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं। हाँ, आज 8:30 बजे वाली क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल होगी, है ना? हाँ जी,
बिल्कुल होगी। फिर इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, अवसाद क्या है, रिसेशन क्या है, इन टर्म्स को हम सीखेंगे। इन्फ्लेशन कैसे होती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या है, गैलोपियन अर्थव्यवस्था क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारा कॉल ले लीजिए प्लीज। भैया माफी चाहेंगे, बहुत ही ज्यादा माफी चाहेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, कतई नहीं हो पाएगा। केवल इंट्रो देते देते 5 मिनट हो गया, 40 मिनट का सेशन हम कुल रखते हैं। अगर हम कॉल ले लिए तो मतलब समझिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, एक दिन जिस दिन डाउट सेशन नामक सेशन आएगा उस दिन एक दो लोगों को जो कि मतलब जल्दी से सबसे पहले क्लिक करेंगे ना, उन्हें उठा लेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जनाब बात ऐसी है कि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में दो शब्द हैं। एक शब्द है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाय द वे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होते क्या हैं, इन्हें समझने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब इकोनॉमिक्स शब्द का व्यवहारिक रूप से उपयोग होता है, मतलब आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, यदि कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो आपने अल्टीमेटली क्या सीखा, तो आप अपनी रूप से बताने लायक स्थिति में होते नहीं है। आप एक ही लाइन बोल रहे होते हैं, यार हमको सर ने बताया अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, प्लान्ड अर्थव्यवस्था क्या होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये नहीं बता पाते। जैसे ज्योग्राफी पढ़ी तो आप ये बता पाते हो कि यार ज्योग्राफी में ना हमने अर्थ की स्ट्रक्चर समझी, हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी समझी। आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप बता पाते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, हम ये समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि आफ्टर ऑल किसी व्यक्ति के मूल्य क्या हैं, किस प्रकार से वो कार्य करता होगा, हम ये समझ पाते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कह पाते कि हमने अल्टीमेटली सीखा क्या। तो हम आपको आज वही बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली दो चीजें सीखी जाती हैं। एक सीखी जाती है वो चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बड़े स्केल पर प्रभावित करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें छोटे स्केल पर प्रभावित करती हैं। अब आप पूछेंगे बड़े और छोटे स्केल का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये वाला फोन आपको मार्केट से परचेज करना, कोई भी एक्स फोन उठाया हमने कि एक फोन आपको मार्केट से परचेज करना है। लेट्स से मैंने इस फोन के बारे में बात करी कि भाई ये फोन आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। अब आपने मार्केट से परचेज करने के नाम पे पूछा कि सर एक बात बताइए, ये मार्केट में उतने रुपए का बिकेगा जितना कि इसको बनाने की लागत आई होगी। हमने कहा ठीक है भाई, अब इसको बनाने की अगर लागत आई होगी तो उतने का ही ये मार्केट में मिलेगा। लेकिन क्या लागत के अनुरूप जो है वो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है क्या, कि आपकी लागत आई उसके अनुसार आपने दाम तय कर दिए? बोले हाँ सर बिल्कुल, लागत आई उसके हिसाब से दाम। मैंने कहा नहीं, इस फोन को बनाने में लागत शायद ही मतलब जो कंपनी की वैल्यू है उससे बहुत कम वैल्यू आई होगी इसको लागत करने में, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो इसके कंपिटिटिव और फोनों में बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि लागत से ज्यादा कुछ और भी है। यानी केवल कीमत के निर्धारण में वस्तु के निर्माण में लगी हुई चीजें। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं लैग आ रहा है। हाँ, लैग आ रहा है, इसके लिए मैं पोल करा के पूछ सकता हूं, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? ट्रू और फॉल्स में बताएं। क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? ट्रू और फॉल्स में बताएं। जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा हूं। तो भैया बाकी लोग ना अभी समझने का प्रयास करें, है ना, ये बीच बीच में लैग वगैरह लिखने का मतलब वो ना करें प्लीज। इंग्लिश में बुक, हाँ इंग्लिश में बुक इस बार इस महीने वाली भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब सुनिए आगे तो मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ चेतना, बिल्कुल बिल्कुल इस मंथ वाली इंग्लिश में भी आएगी, ठीक है। सृष्टि थैंक यू सो मच, बिल्कुल। सुभादीप आज शाम को 8:30 बजे वाली क्लास है, डन। पॉलिटी का पीडीएफ में डाल चुका हूं। मधु अच्छा था बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब सुनिए साथियों, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। तो हमने कहा कि भाई ये वाला जो फोन मैंने आपके सामने रखा कि ये फोन आपने परचेज किया। अगर ये फोन आपने परचेज किया तो क्या इस फोन को परचेज करने में, एक फोन मैंने एक्स फोन प्लान किया कि ये फोन आपको लेना है। अब इसको आपने पूछा कितने का मार्केट में मिलेगा, तो आपने इसके एक कीमत रख दी कि सर मान लीजिए ये 1000 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। मैंने कहा यार 1000 रुपए क्या इसको बनाने की लागत है,
या फिर इसकी ब्रांड वैल्यू है, या फिर इसके अंदर जो कर्मचारियों ने काम किया उनकी मेहनताने हैं, या फिर कंपनी ने अपना इसमें से मुनाफा चेक किया, या डिमांड और सप्लाई को देखा गया? कौन सी चीज है जिसने इस वस्तु की कीमत को निर्धारित किया? है ना। एक विद्यार्थी बार बार लिख रहे हैं, सर लास्ट में बता देना क्या राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है? मधु सिंह, बेटा इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं, है ना, आप एक बार देख लीजिएगा। पूरा वीडियो बना चुका हूं राष्ट्रपति की सैलरी के ऊपर, पूरा वीडियो 2.0 पर मैंने कर दिया है ना। चलिए, हाँ जी, तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है, बोले अब हमको इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करके बताइए। तो लीजिए सर जी, ये हो गया फोन, और इस फोन की कीमत में हमने देखा कि साहब इसको बनाने में 10,000 रुपए की कीमत लागत के रूप में आई। 10K मान लीजिए लागत आई बनाने में। अच्छा, लागत के साथ साथ, इसको बनाने के साथ साथ यहां पर कर्मचारियों ने जितनी सैलरी ली वो 1,000 रुपए थी। 1K, 1,000 रुपए कर्मचारियों ने इसको बनाने के अंदर लागत वसूली। इसके बाद में हमने जो इसमें इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट में केवल लागत में 10,000 रुपए का सामान डला यही नहीं है, अपितु इसको लगाने के लिए मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी, और उस फैक्ट्री के अंदर जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था, और वो इन्वेस्टमेंट जो था, वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरेस्ट भी पे करके देना पड़ रहा था, क्योंकि फैक्ट्री में केवल 10,000 रुपए ले जाने से फोन नहीं बन जाता। उस फैक्ट्री को बनाने में बड़े लेवल पर पहले इन्वेस्टमेंट किया गया होता है, बहुत सारा धन दौलत उसमें लगाया हुआ होता है, तब जाकर के कोई चीज बन के आती है, तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट भी लगा होगा, और अंत में कोई व्यक्ति जब इतना लगाएगा तो उससे कुछ धन भी कमाएगा। ये तो वो सारी चीजें हुई जिससे आपने सीधा सीधा मार्केट की कॉस्ट अनुमानित कर ली कि सर 10,000 रुपए मान लीजिए कि कॉस्ट थी इसको बनाने की, वेजेस इसमें 1,000 रुपए थे, इंटरेस्ट पेमेंट भी 1,000 रुपए रख लो, प्रॉफिट इसके ऊपर 1,000 रुपए रख लो, तो एक प्रकार से 13,000 रुपए में जाकर के सर ये किताब बन करके तैयार हो गई। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने 13,000 रुपए के अंदर एक फोन की, या किसी किताब की, या किसी भी चीज की, कोई कार की, कोई बोतल की, किसी की भी प्राइस रख ली, मैंने कहा भाई 13,000 रुपए में आपको एक फोन मिलकर के तैयार हो जाएगी। हाँ जी, अब कृपया करके है ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं आप और इंक्वायरी मत करा करिए सर बुक कहां से मिलेगी, क्या होगा, ये प्लीज क्लास के एंड में पूछ लिया करिए जो पूछना है ना। हाँ, और या फिर क्लास की शुरुआत में पूछ लिया करिए, है ना प्लीज। मतलब ये सब चीजें जो है ना क्लास के इस दौरान ना पूछा करें, फ्लो बिगड़ता है और मुझे अंत में आपकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, और परेशान होकर के फिर मैं आपका चैट ऑफ कर दूंगा, है ना। प्लीज मतलब ऐसा मत करिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर कमेंट को आप पिन कर दीजिए ताकि कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बेटा, क्यों, मतलब ये काफी दिनों बाद आए हैं, इसलिए हो सकता है कि सब लोगों को बोलने का मन कर रहा हो, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। जिनको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी वगैरह करनी है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको हर चीज की इंक्वायरी मिलती रहती है, मुझसे संबंधित हर जानकारी यहां पर रहती है। इसके अलावा क्लास के पढ़ते समय ना 40 मिनट बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि फ्लो बिगड़ते ही ना मेरी स्टोरी में भूल जाता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा था, है ना। प्लीज ऐसा मत करा करें। अब सवाल बना कि क्या सर मात्र 13,000 रुपए में जो लागत आई, आपने अभी बता दिया, उतने में कोई सामान मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। हमने किसी फोन को बनाया, 13,000 रुपए हमने सब तरह से मुनाफा वगैरह मिला लिया और बना करके बेचने के लिए मार्केट में उला दिया, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? ये 13,000 का फोन अब मार्केट में आता है। अब ये 13,000 रुपए का फोन जब मार्केट में आता है, तो अब आप देखो इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड होता है, और वो कौन सा ऐड होता है? डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट ऐड होता है, मतलब 13,000 वाले फोन मात्र 100 ही बने थे, लेकिन चाहत वालों की जो संख्या है वो भैया 200 हो गई। 200 लोग ऐसे थे जो इस फोन को परचेज करना चाहते थे, तो इन 200 ने कहा कि फोन हमें पहले चाहिए या हमें पहले चाहिए। इन दोनों में डिबेट होने लगी, फोन है 100, चाहने वाले हैं 200, प्राइस शूट होने लगी, प्राइस बढ़ने लगी, 13 से 14,000, फिर 150 लोग रह गए चाहने वाले, फिर 14 से 15,000, फिर 100 लोग रह गए चाहने वाले। कहने का मतलब क्या हुआ?
अंत में ये 15,000 रुपए में उन्हीं लोगों को मिली जितने की, मतलब जितने लोग सही में जितने फोन थे उतनी की चीज मिल गई। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात, जैसे हाँ, जैसे आजकल तत्काल टिकट में होता है, प्रीमियम तत्काल टिकट इसी प्रकार से होते हैं। आ गई बात समझ में? प्रीमियम तत्काल टिकट इसी प्रकार से होते हैं, है ना बेटा? तो ये कौन सी चीज थी? तो देखो इसमें हुआ कुछ नहीं, इसमें केवल मार्केट ऐड होता चला गया, मार्केट के फैक्टर ऐड होते चले गए। यानी इसमें प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसमें प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात किसकी हो रही है? इसमें कोई और ही थ्योरी आकर के ऐड हो गई है सर। मतलब खामखा 2,000 रुपए ऐड हो गए क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत थी। आ गई बात समझ में? डिमांड बढ़ने से चीजों की प्राइस बढ़ती चली जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये क्या है सर? प्रोडक्शन थ्योरी क्या है? प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है? देखिए प्रोडक्शन थ्योरी अल्टीमेटली है कुछ नहीं। प्रोडक्शन थ्योरी ये है कि आप पहले डिमांड को पहचानिए, डिमांड क्या है। आप पहले डिमांड को पहचानिए, डिमांड क्या है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पहचानिए कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपको डिमांड और एक्सपेक्टेशन पता चल गई, उसके अनुरूप आप अगर चीजें बनाने लगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो, कहने का मतलब बताओ। अभी मैं बताता हूं। जैसे जरा विचार करो, इस बारे में थोड़ा सा विचार करो। आपको मालूम होगा अपन में से बहुत सारे, हाँ जैसे आपकी बुक की डिमांड है अभी, बिल्कुल हाँ, आज उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। हाँ, ये डिमांड एंड प्रोडक्ट की थ्योरी है, सप्लाई की थ्योरी ही है ना? अच्छा, अब आप सोच के देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन में से कोई भी शायद सैनिटाइजर यूज करता होगा, है ना? जब तक कोरोना नहीं आया था तब शायद हो सकता है कि कोई जो है वो मतलब सैनिटाइजर यूज करने की हमें आदत ही नहीं थी, मास्क यूज करने की आदत ही नहीं थी, है ना? लेकिन वो सैनिटाइजर पहले से मार्केट में था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैनिटाइजर यूज पहले भी किया करते थे, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि सैनिटाइजर से कोरोना मरता है, भाई साहब एकदम शूट कर गई कीमतें। 50-50 रुपए की बोतलें कोई पानी मिला के बेच रहा है, कोई मतलब 10% एल्कोहल को ही उठा उठा के बेच दे रहा है। मतलब उठा उठा करके लोगों ने अनाप शनाप कीमतों में चीजें भेजी। ये क्या है? और ऐसा नहीं है कि जो घर में रखा था वही बेचा या फिर डिमांड सप्लाई का मामला बिगड़ा था, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सैनिटाइजर के केस में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मतलब वो डिमांड और सप्लाई गड़बड़ाई हो, नहीं हुआ। क्योंकि एल्कोहल तो अपने यहाँ पे लोगों ने दारू की दुकान में से निकाल के बेच दिया कि लो भाई इससे हाथ पहुंच लो। तो क्या था? प्रोडक्शन थ्योरी। लोगों ने डिमांड के अनुरूप चीजें ड्रॉ कर दी, मास्क बनाए गए। मास्क में आपको पता है कि भाई अब डिमांड मास्क की है तो मास्क बना बना के बेचे गए। N95 के नाम से लोगों ने पता नहीं वो डब्बे लगा लगा करके वो प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा जो मुश्किल से 1 रुपए का भी नहीं था, उसको लगा के N95 सीधा 90 रुपए का है। कपड़े के मास्क में भी वो मतलब वो प्लास्टिक का छोटा सा ढेपी सी लगाई आ रही है, उसको कोई लॉजिक नहीं है, बस वो लगाया और लीजिए सीधा 100 रुपए का। ये क्या थी? प्रोडक्शन थ्योरी। आपने डिमांड को पहचाना कि मार्केट चाह क्या रहा है, ये है प्रोडक्शन थ्योरी। इसमें लागत वागत कुछ है ही नहीं, इसमें लागत वागत का कोई झंझट ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। लोग भैया अब लखपति हो गए, कुछ लोग तो करोड़पति हो गए। आपको मालूम है अभी अभी सेकंड वेव के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की चीजें आई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजस्थान में तो सरकार ने आपाधापी में 30,000 का कंसंट्रेटर 60,000 में भी ऑर्डर कर दिया कि भाई दे दो क्योंकि जनता मर रही है। आ गई बात समझ में? प्रोडक्शन थ्योरी। यानी इस पर मार्केट की वो चीजें नहीं लगती हैं। कौन सी चीजें? कि लगाने में कितनी कीमत, बनने में कितनी कीमत, ये नहीं लगती हैं। ये सीधा मार्केट ओरिएंटेड हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए क्या हुआ, आपको मालूम था कि भाई हम लोग जो हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, देखिए हम लोगों को मालूम है जैसे कि भाई जो मजदूर है वो चीजों को बनाने की एक निश्चित कीमत लेता है। मान लीजिए कि भाई उसको फोन बनाना था, फोन के कर्मचारियों को एक निश्चित कीमत चाहिए थी, उनको 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह चाहिए थी, या 1,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो लोग काम करते थे, होता है ना? हर मजदूर का अपनी एक डेली वेज होता है ना? अपन ने एक वेज रख दिया। लेकिन जरा सोच के देखो, आपको पता चल रहा है कि भाई साहब मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट लेबर थे वो तो सब अपने घर चले गए। लेकिन आपको अर्जेंसी में काम करवाना है, कोई अर्जेंट काम पड़ गया, करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है।
तो जो है वो औने पौने दामों में काम कर रहा है। मतलब आपको अर्जेंसी में काम करना पड़ रहा है तो आपने मार्केट के सामान्य नियमों को तोड़ दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़ गई। जैसा मिल रहा है, आपने लॉकडाउन 1 और 2 में बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरे लॉकडाउन 1 और 2 दोनों में ही कंस्ट्रक्शन चला है, मुझे मालूम है कि मैंने मतलब वो जो 700 वाली लेबर है उसको 800 रुपए भी दिए हैं, 900 रुपए भी दिए हैं कि हाँ भैया काम कर दो क्योंकि अर्जेंट है। क्योंकि पहले लॉकडाउन में ये ऑफिस बनवाया ताकि आप लोगों की क्लासेस घर से हो सकें। उससे पहले तो हम जयपुर से बैठ के काम लेते थे ताकि क्लासेस निर्विघ्न रूप से हो सकें। सेकंड वाले के दौरान फिर आपकी बुक निकालनी थी तो बुक के लिए एक ऑफिस बनाया कि भाई ताकि वो काम हो सके, तो भाई अर्जेंटली पहले ऑफिस बनाया गया ताकि वहां बुक का काम चल सके। तो कहने का मतलब यह कि आप जब अर्जेंसी में काम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तीसरा होता है लेबर इकोनॉमिक्स। अब ये क्या कहती है साहब, लेबर की भी क्या कोई इकोनॉमिक्स होती है क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं होती है? क्यों भाई? मांग आपूर्ति, क्या आपको लगता है कि केवल और केवल, अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से किस प्रकार अलग है लेबर इकोनॉमिक्स? दोनों बातें बताता हूं। दोनों ही चीजें अल्टीमेटली एक में ही जुड़ती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है जब घर में, आपको मैं बताता हूं, चलो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। आप में से अगर किसी के खेत वेत हो, किन्हीं के घर में अगर ऐसा हो जिनके क्या कहते हैं ना खेती बाड़ी का काम हो, तो उन्हें पता होगा कि खेती बाड़ी के टाइम पे आजकल एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या आ रही है कि भाई खेत में फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। एक काम होता है निराई करने का, बुवाई करने का, छटाई करने का, उसके लिए लेबर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मनरेगा के तहत उसको कम जिम्मेदारी के साथ साथ काम करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो खेतों में ही नहीं आ रहा है, या फिर वो शहर की तरफ लेबर निकल गए। गांवों में इस समय जो सबसे बड़ी क्राइसिस है ना, वो किस चीज की है? गांवों की सबसे बड़ी क्राइसिस है लेबर की कमी होना। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, लेबर मिलना बहुत महाभारत हो रखा है क्योंकि वो लोग माइग्रेट कर गए हैं, और अगर मिल रही है तो बहुत महंगी लेबर मिल रही है जिससे आप काम नहीं चला पा रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कहीं से भी इन वाले फैक्टर से मैच ही नहीं कर रहे, बाकी फैक्टर से ये मैच ही नहीं कर रहे कि कॉस्ट क्या है, वेज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लेकिन अल्टीमेटली ये कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे फैक्टर क्या कहलाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि ये वो फैक्टर हैं जो कि ओरिजिनल फैक्टर से हटके हैं, यानी इनका कंट्रीब्यूशन आप ये कह के नहीं कह सकते कि इस वजह से कीमत बढ़ी। तो आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स में कितने रूप निकल करके आए? 2 रूप निकल करके आए। एक मैक्रो है जो आसानी से समझ में आता है किसी को भी। जब आप कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं ना, तो अक्सर आप केवल ये 4 चीजें काउंट करते हैं। कौन कौन सी? अरे कितने रुपए में बन जाएगी चीज? बोले इतने में बन जाएगी, इतना वेज लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना प्रॉफिट होगा, चल चीज बन के आ जाएगी। जब आप सोच के चलते हैं, अचानक फिर मार्केट के फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। भाई साहब हो सकता है डिमांड सप्लाई गड़बड़ा जाए। अच्छा, आपने अभी तो अच्छा ही सुना कि 13,000 का माल 15 में बिका, लेकिन भाई साहब कई बार माइक्रोमैक्स जैसी हालत भी हो जाती है। माइक्रोमैक्स जैसी हालत क्या हो जाती है कि आप बहुत बढ़िया चीज बना दिए लेकिन उसके बाद भी नहीं बिक रही है तो औने पौने दाम में भी कोई नहीं खरीद रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ लगा करके भी नहीं बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये भी अपने आप में एक चिंता की बात हो जाती है। बहुत सारे मतलब फोन ऐसे आते हैं, फिर प्राइस गिरने भी पड़ते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन तब भी माल नहीं बिक रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मार्केट डिपेंडेंट चीजें हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? यहां पर डिसीजन मेड बाय पीपल एंड बिजनेसेस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस ऑफ गुड। यानी कि ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पर लोगों का निर्णय मार्केट की कीमत को प्रभावित करता है। हाँ भाई, यहां पर 2-3 वो बिल्कुल हमारे यहां पर अब लग रहा है कि जल्दी ही सब्जी मंडी का निर्माण होगा। अंकिता है जो सोनिया को पूछ रही हैं, है ना, कि और सोनिया कैसी हो? अच्छा, हाँ, तो सोनिया और अंकिता आपस में बतियाती हुई पाई जा रही हैं। बहुत बढ़िया। मतलब क्या चल रहा है ये शायद ही किसी को समझ में आ रहा हो, लेकिन चल बढ़िया से रहा है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। हाँ, ये मुझको ऐसा लग रहा है जैसे किटी पार्टी नहीं होती है महिलाओं के अंदर, तो हमारी क्लास में किटी पार्टी चल रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बचो इस चीज से ना, नहीं तो हम यहाँ पर पार्टी में विघ्नहर्ता के रूप में आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, है ना, तो ऐसा ना करिए। ठीक है?
हाँ जी, चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी, अच्छा और बहुत सारी बातें ऐसी होती। अब जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू ये बिकने आती हैं। तो मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जब इंडिया में बिकने आती हैं तो उनके साथ होता क्या है, उनकी जो कीमत है ना, जो बनाने के अंदर कीमत आई है वो तो बहुत कम है। वो तो बिल्कुल होंडा सिटी जितनी कीमत है। होंडा सिटी अगर इंडिया में पड़ रही है 15-1 लाख रुपए की, तो भैया मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी लगभग 20-1 लाख रुपए में बन के तैयार हो जा रही हैं। लेकिन इंडिया में 50 लाख से नीचे नहीं पहुंच रही हैं। क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि इंडिया की सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजन कर दिए जो टैक्सेशन की वजह से उसकी कीमत बढ़ा दे रहे हैं। उस पर लगा दिए बहुत सारी चीजें, टैक्सेशन लगा दिए उसके ऊपर। ये कौन से फैक्टर्स हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो लागत से हटकर के है। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से it focuses on the supply that determine the price level of economy. It focuses on the supply, मार्केट की डिमांड और सप्लाई से। It uses the bottom up approach strategy to analyze the economy and it tries to understand human choice and resources allocation. आदमी चाहता क्या है, इस चीज को देख करके ये सी चीजें निर्धारित की जाती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है, तो सीधा सा अंतर यह है, माइक्रो में असल में लागत कंसीडर की जाती है। यानी कि जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो इसमें लागत, यहां पर वो फैक्टर्स जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है उन्हें कंसीडर किया जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट का बिहेवियर, डिमांड एंड सप्लाई, सरकार के निर्णय, यानी कि अन्य कारक जो प्रभावित कर सकते हैं उन्हें निर्धारित किया जाता है। आ गई बात समझ में? तो मार्केट जो आजकल चल रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड मार्केट नहीं चल रहा है। अगर आज कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात करता है कि मैं बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट हूं, तो इसका मतलब यह है कि उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की पकड़ बहुत अच्छी है। कोई व्यक्ति केवल यह बता रहा है कि कितने का सामान कितने में पड़ेगा, तो आजकल ये काम तो अकाउंटेंट कर ले रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि मैं बहुत बढ़िया से ये पहचान लेता हूं माल कितने का बन के आएगा, भैया तुम बहुत बढ़िया अकाउंटेंट हो, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हो। क्योंकि आपने तो केवल ये बता दिया कि ये सामान कितने का बन के आएगा, कितने में सब कुछ तैयार हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। आगे बात समझ में? लेकिन इसमें पैसा कैसे कमाया जाएगा या कितने का माल कितने में बेच के कमाया जाएगा, जैसे आज पेप्सी और कोको कोला अपने फॉर्मूले नामक जो उसका फॉर्मूला है उसे बचा करके रखी हुई हैं, ताकि ये जो 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है इसे आसानी से 15 रुपए में बेच सकें। तो 1 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचने की जो कला है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाने की लागत से प्रभावित नहीं होती, उसके अलावा अदर फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सेक्टर्स के अंदर उन चीजों को पहचानती है जो क्या करती हो, जो क्या पहचानती हो, जो कि ये पहचानती हो कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित कर रही है मार्केट को। क्या बात, आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। ठीक है? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में मतलब लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आपको सारी की सारी बातें लास्ट वाले लेक्चर में बता दी थी। उम्मीद है आप लोगों को वहां से वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है पंकज, कोई बात नहीं बेटा, सही कर लेना। आपको पता चल रहा है ना, अगर कुछ गलती है उसके अंदर टाइपिंग में तो उसको सही कर लेना। ये मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उससे भी एक बुनियादी चीज है जो मुझे आपको बतानी है, और वो क्या है? हाँ जी, राकेश बर्णवाल कह रहे हैं सर शॉर्ट में जल्दी से एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा इसको ना जब वीडियो खत्म हो जाए तो 2x स्पीड पर जल्दी से देख लेना है ना बेटा, तो उसमें 5 बार रिपीट करने की सुविधा भी होगी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछा गया है कि इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं। बिल्कुल फरमाइशी गाने चल रहे हैं यहाँ पे, चित्रहार चल रहा है। सर शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, सर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर दीजिए। गजब बात चल रही है यार, मतलब नवाबी की हद हो गई है। हाँ जी, तो अब यहां पर चलते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। साथियों, हम लोग इकोनॉमिक्स में अब तक ये तो समझ गए कि ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो। हमने ये ब्रॉडली समझ लिया।
मार्केट में ये अर्थव्यवस्था जो सामान बिकने की आएगी, ये प्लान्ड भी हो सकती है, ओपन क्लोज, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली। लेकिन हम कौन से सेक्टर में डील करते हैं, इनको ब्रॉडली कुछ भागों में विभक्त कर दिया गया है। क्या मीनिंग है इसका? हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी बफर बफर फिर से लिखना शुरू कर दिए हैं, बफर और लैग लिखना शुरू कर दिए हैं। हाँ भैया, ये हो सकता है नए फीचर के कारण ऐसा हो रहा हो। रुकिए, हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, आइए तो अब सुनिए ध्यान से, देखिए मतलब कुछ नए फीचर्स ऐड होने से हो सकता है बफर और वो आ रहा हो, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, लोड मत लीजिए। अब सुनते हैं। बोले सर एक बात बताइए, ये सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी कॉलोनियों को सेक्टर कहा जाता है। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण समझना होगा, फिर जाकर के हम बात करेंगे। क्या है छोटा सा उदाहरण? मान लीजिए कि हमारे खेत में चावल पैदा होते हैं या गेहूं पैदा होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में चावल की जगह गेहूं पैदा बहुत होता है ना, और हमारे खुद के गांव में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, तो गेहूं पैदा हो गया। अच्छा सर जी जो गेहूं पैदा हुआ इसके लिए क्या किया गया? मैंने कहा यार इसके लिए कुछ नहीं है, खेती की गई है, बढ़िया से बीज रोए, बीज बोने के बाद में फिर वहां पर उनके अंदर हमने पानी वानी जो भी खाद पानी था वो सब डाला, समय का इंतजार किया, फसल पक के आ गई, कटाई पिटाई कर ली, हो गया काम। बोले अच्छा, तो सर इसका मतलब आपने अपना गेहूं जो है उसको निकाल करके धर लिया, बिल्कुल छान छून के साइड में। अरे यार ये वॉइस मिसमैच, बफर। जैसे ही मैं पेन हटाता हूं आप ऑल ओके लिखने शुरू हो जाते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? 91% लोगों को सही से, 88% लोगों को, यानी दिक्कत तो है, लेकिन पेन चलाने के बाद आती है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं पेन को होल्ड कर लेता हूं, शायद कुछ इशू हो रहे हो। मैं बिना पेन चलाए बोलता हूं, है ना, वो पेन चलाता हूं तो होता होगा, कई बार ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी ऐसी टेक्निकल एरर हो जाती है, मतलब ये हम थोड़ा सा समझदारी से काम करते हैं। हो सकता है अभी मतलब एप्लीकेशन भी अभी अपडेट हुआ है ना, तो हो सकता है कुछ एरर आ रही हो, कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से। तो मैंने कहा कि भाई हमारे खेत के अंदर क्या हुआ, गेहूं पैदा हुए, हमने गेहूं को भाई अनाज के मतलब उसमें कैरी बैग में, कट्टे में, बोरी में पैक करके साइड में रख लिया। बोले ठीक है सर, अब क्या हुआ? अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर अभी भी दे रहा है, बफर हो रहा है। यार इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, अब बार बार होगा तो क्या इलाज है इसका? सब ठीक है? हाँ, तो अब क्या हुआ कि भाई हमने ये अनाज पैदा कर लिया। अब पैदा करने के बाद में इस अनाज को हमने आगे की तरफ फॉरवर्ड किया। क्या कर दिया साहब? हमने इसको भेज दिया आईटीसी कंपनी के पास में। आईटीसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, है ना। इसने बढ़िया से इसके ऊपर क्या किया, इसकी चनाई पिसाई जो भी करना था, सफाई, वो सब करी, और करने के बाद में इसका बना दिया आशीर्वाद आटा। कौन सा आटा बना दिया? आशीर्वाद। आशीर्वाद आटा बना करके साहब इन्होंने पैकेट में पैक कर दिया। क्या क्या काम किया इसने? गेहूं तो हमने पैदा किया, लेकिन इसने इसके अंदर थोड़ी सफाई वगैरह की, इसको पीसा मशीनों से, और मशीनों से पीस करके इसको कन्वर्ट कर दिया आशीर्वाद आटे के अंदर, है ना। मैंने जब गेहूं पैदा किया था, तब गेहूं पैदा किया था तो मुश्किल से मुझे 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, अच्छा भाव था तो 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो के अंदर मैंने गेहूं बेच दिया। लेकिन जब आशीर्वाद आटे में ये तब्दील हुआ तो ये 40 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिलने लगा। जितना गेहूं लिया उतना ही आटा कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, 40 रुपए किलो के हिसाब से आशीर्वाद आटा मिलने लगा। अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं 10 केजी 320 रुपए का। हाँ, तो जो भी भाव है, हम आगे बात समझ में, लगभग डबल तक पहुंच गया। ये जो काम हुआ जिसमें मशीन इन्वॉल्व हुई, क्या चीज इन्वॉल्व हुई? मशीन इन्वॉल्व हुई ब्रॉड रूप से। हो तो ये भी सकता था कि हम केवल फसल बोते, हो तो ये भी सकता था कि हम अनाज बेच देते, लेकिन लोगों को तो आटा चाहिए था ना, क्योंकि लोगों को आटे से ब्रेड बनानी थी, बिस्कुट बनाने थे, जो भी था वो सब करना था। अच्छा, अब क्या चलते हैं, आशीर्वाद आटा बिक भी गया,
अब पता है क्या हुआ, आपने आटा परचेज कर लिया, आप बढ़िया से भोजन खा लिए, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर आपके पास कॉल आता है। क्या कॉल आता है? आपके पास कॉल आता है कॉल सेंटर से कि सर आपको भोजन, आपको आटा पसंद आया कि नहीं आया। आपके पास कॉल क्या आता है, सर आपको आटा कैसा लगा, बढ़िया लगा, आपको मजा आया, मतलब खाना खा के आनंद आया कि नहीं आया सर। आपका दिमाग एकदम सेट हो गया कि यार ये बहुत सही है, मतलब इस बात का भी फीडबैक लिया जा रहा है ना, इस बात का भी फीडबैक लिया जा रहा है कि हमें खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। कॉल सेंटर से कॉल आया, मतलब देखो भाई, पैदा अनाज किया हमने, बेचा इन भाई साहब ने, फीडबैक ये कमा रहे हैं और इसकी सैलरी ले रहे हैं। आई बात समझ में? आपको पता है ये लोग जो है ना यहां बैठ करके, इनका तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ, केवल एक फोन का चार्ज लगा है। तो बोले भैया इनको भी कमाई हो रही है। कमाई क्यों हो रही है भाई? नौकरी चल रही है इनकी बढ़िया। नौकरी कैसे चल रही है सर इनकी? अरे भाई सैलरी पर है ये लोग। और मैं मजेदार बात बताऊं, आपकी गेहूं के पैदावार में जो मजदूर आपने लगाए थे ना, वो हद हद से हद 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाए थे आपने खेती में। लेकिन ये जनाब जो यहां पर बैठ के काम कर रहे हैं ना, मरे से मरा 1000 रुपए प्रतिदिन ले रहे हैं, ये 1000 रुपए प्रतिदिन। बोलो, आई बात समझ में? अब इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे, आइए। साथियों, जब हमने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीजों को ही कंक्लूड किया, प्राकृतिक रूप से मतलब आप अगर खेत में नहीं भी बोते तो भी गेहूं तो पैदा होता ही, ठीक है, ये प्राकृतिक चीज है। मतलब कहीं ना कहीं आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन गेहूं तो अपने आप कहीं बीज पड़ा रह गया तो फिर फूट जाएगा, वो तो बीज से ही पैदा होना है ना इसको। तो ऐसा नहीं कि रखे रखे जो है वो मतलब बिक करके रोटी बन जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीज पड़ा पड़ा अपने आप ही प्राकृतिक रूप से पौधे में जरूर कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर कहलाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। कौन सा सेक्टर कहलाती हैं? प्राइमरी सेक्टर कहलाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की व्यवस्था कहलाती हैं। पहले थम्स अप करिए, इतनी बात समझ में आई? प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता हो, चाहे वो गेहूं यानी कि फसलें हों, अनाज हो, या फिर इसके अलावा माइंस में मिलने वाला सामान हो। माइंस बोले तो जो हम खान में से चीजें निकाल रहे हैं, चाहे वो मतलब आयरन निकाल रहे हो, कोयला निकाल रहे हो, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रहे हो, ये तो सब पड़ा है ना, आपने थोड़ी पैदा किया है इनको, ये तो ऑलरेडी है ना। रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये सब पड़ा है ऑलरेडी, आप उनको निकाल रहे हैं, बस नेचुरली अवेलेबल है, इसमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगा के आपने इनको परिवर्तित अगर कर दिया किसी चीज में, दिमाग लगाया, और वो दिमाग मशीनी दिमाग था, मशीनी दिमाग था या टेक्नोलॉजिकल दिमाग था, तो इस प्रक्रिया को जिसमें मशीन का उपयोग हुआ, आप इसे सेकेंडरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी। आप में से कई लोग कहेंगे सर ऐसे तो गेहूं को जब हमने साफ करके निकाला तो मशीन लगानी पड़ी थी हमको, तो थ्रेसर लगाना पड़ा था हमने, है ना, मतलब वो थ्रेसर लगाया था, उसने साफ करके पूरी तरह से अनाज पैक कर दिया, मशीन तो इसमें भी लगी। मैंने कहा भाई अगर नहीं भी लगाते तो भी आप अनाज निकाल लेते, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आप निकाल लेते, अनाज निकाल लेते, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती। लेकिन आप अनाज को आटे में नहीं तब्दील कर सकते। आटे को, अनाज को आटे में बिना किसी तकनीकी सहायता के नहीं बदल सकते, चाहे पत्थर से रोले चलाने पड़े। कैसी रखा रखा गेहूं जो है वो घुन लग जाएगी तो आटे में जरूर बदल जाएगा, लेकिन उसके अलावा वो आटे में नहीं बदल पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मानव जो है वो बिना मशीनी सहायता के आटे में उसे तब्दील नहीं कर सकता, फिर चाहे वो चक्की चला के बनाए, लेकिन बनाएगा जरूर। आ गई बात समझ में? तीसरी चीज, जहां पर कोई वस्तु विनिमय हो ही नहीं रहा है, कोई वस्तु विनिमय हो ही नहीं रहा है, उसके बावजूद भी बिना मशीन के सब काम हो गया, मशीन से हो गया, उसके बावजूद एक व्यक्ति है जो कि आपसे आपका फीडबैक ले रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको सिखा रहा है कि रोटी कैसे बनाएं। मैं आपको बताऊं, YouTube पर आप सर्च करें कि रोटी कैसे बनाएं, तो इस पर वीडियो डले हुए हैं। मतलब भारतीय सभ्यता में रोटी बनाना सबसे आसान चीज मानी गई है, उस पर वीडियो में मिलियंस व्यू हैं कि रोटी कैसे बनाएं, वो सर्विस है। अब बताइए आप, और लोग देखते हैं यार, मजेदार बात ये मिलियंस में व्यू हैं।
आप सोच के देखिए, मैगी कैसे बना है, मिलियंस में व्यू है, बताइए। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या कर रहे हैं, चूना लगे ना फिटकरी, ये रंग भी चोखा आए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम अपने ऊपर आते हैं, हम सीधा सीधा सबके ऊपर आ रहे हैं। ये वाला जो सेक्टर है जिसको खुद से कुछ भी नहीं लगाना, ये केवल ज्ञान दे रहा है, ये टर्सरी सेक्टर है। जैसे हम अपनी बात करते हैं, मैं टर्सरी सेक्टर का व्यक्ति हूं। टर्सरी सेक्टर का मतलब देखो, किताब किसी की, क्योंकि भाई मैंने जो कंटेंट आज तक पढ़ाई करी, चाहे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स में जो बातें लिखी वो एडम स्मिथ ने लिखी हुई बातें हैं, जॉर्ज मेनार्ड केन्स की लिखी हुई बातें हैं, उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मेहनत तो किसी और की है ना, कर मैं रहा हूं। अच्छा, ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजी किसी की, लैपटॉप किसी का, कंटेंट मतलब ये पेन किसी और कंपनी का, ये किसी और चीज का, मैं तो केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने चिकित्सा विज्ञान में आपको जो नॉलेज है, जो चीजें पढ़ी हैं इधर उधर पेड़ पौधों में बनी हुई दवाइयां हैं, वो देने का काम किया, सर्विस दे रहे हैं वो आपको। आपने कहीं पर जाने का निर्णय लिया, आपने सोचा कि भाई राजस्थान चलते हैं, उदयपुर घूम के आएंगे। उदयपुर घूम के आएंगे, बढ़िया से आप होटल में रुके, होटल वाले ने बढ़िया कमरे की व्यवस्था कर दी। आप उदयपुर घूमने गए थे, होटल घूमने नहीं गए थे, लेकिन कमाई किसकी हुई, होटल वाले की। उसने आपको क्या दी, सर्विस। क्यों? क्योंकि उदयपुर थोड़ी बनाया था उसने, उदयपुर तो ऑलरेडी था, आप उसे घूमने गए थे, उसने आपको सर्विस उपलब्ध करवाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई हो कि सर्विस क्या है। क्लियर है? तो तीन चीजें हुई, पहली प्राइमरी सेक्टर, दूसरी सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है ये जो सेक्टर है आपका टर्शरी सेक्टर। अब एक सेक्टर और भी है जिसके बारे में हमने यहां नहीं लिखा है, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर, है ना। अब ये क्या है, ये है आईओटी बेस्ड, आईओटी बेस्ड एक सेक्टर ड्रॉ हो रहा है जिसे क्वाटरनरी सेक्टर कहा जा रहा है, चतुर्थक सेक्टर कहा जा रहा है। आपको हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कैसे सर, वो कहां पर है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर। अब ये क्या है, कौन सी थिंग्स हैं ये, अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। साथियों, आजकल ऐसे सेक्टर्स भी बन गए जिसमें शायद आदमी की जरूरत भी ना पड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम हो जाए। आज जैसे मैं केवल सीरी बोलता हूं, सीरी बोलते ही सीरी तुरंत ऑन हो जाती है, गूगल बोलता हूं गूगल ऑन हो जाता है। ये जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, ये तुरंत काम कर रहे हैं। मुझे टेक्निकली सर्च करने के लिए शब्द यूज करते समय बिना किसी इंसान के वो काम हो जा रहा है। अगर हमने किसी इंसान की मदद भी सर्विस में नहीं ली, केवल तकनीकी सहायता से ही हमने इंसानों वाला काम भी करवा लिया, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये चतुर्थक सेक्टर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने है ना जियो पर जैसे कभी सर्विस के लिए आपने मैसेज किया हो, कॉल किया, वहां से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। वो सब मैसेज रोबोट भेज रहा है, वो क्वाटरनरी थिंग्स है ना। ये इससे ऊपर का एक सेक्टर बनता चला जा रहा है ना। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। कल यहां से आगे की बात पर समझाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। और बताएं, हाँ अनअकैडमी में भी यही है जी, बिल्कुल। ऑल वेल, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, एक चीज और, मेरा सुबह 9 बजे से 10 बजे का स्लॉट खाली है, तो मैं आपकी क्लासेस जो हैं वो 9 से 10 शिफ्ट कर रहा हूं कल से, है ना। तो 9 से 10 की क्लास शिफ्टिंग जो है वो कल से हो रही है। अगर आप 9 से 10 ना देख पाए तो आप 6 से 7 देख लेना, है ना। मतलब आपको मतलब क्लास तो कभी भी देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मेरा अभी कुछ समय के लिए स्लॉट खाली है तो मैं उसका यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। यही वाली जो क्लास का टाइमिंग है ना, ये वाला। अगर इनकेस अगर आप लोग नहीं भी देख पाते कोई बात नहीं, आप मतलब 6 से 7 जब, क्योंकि ये तो कभी भी देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि ये क्लास बंद हो जाएगी, क्लास तो आप कभी भी देख सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग में 9 से 10 मेरा सेट स्लॉट थोड़ा सा खाली है कुछ दिन के लिए, मैं थोड़े दिन के लिए इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। 10 बजे वाली चलती रहेगी, वो तो स्पेशल क्लास है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। 9 AM, थैंक यू। हाँ, बुक की इंक्वायरी यही है भैया जो बता रखा है। आप इस टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पर सारी जानकारियां दी हुई हैं नीरज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।